क्या हुआ? जब डीएम साहिबा बुर्का पहनकर महाकुंभ में शाही स्नान में डुबकी लगाने पहुंची, फिर वहां पर डीएम साहिबा को बुर्के में देख कुछ साधुओं ने पकड़ लिया और डुबकी लगाने से रोक दिया। फिर डीएम साहिबा ने जो किया, सच्चाई सुनकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के कुशलगढ़ जिले से। उत्तर प्रदेश के कुशलगढ़ जिले में एक परिवार रहा करता था, जिसमें रमेश जी, उनकी पत्नी और उनकी मात्र 10 साल की बेटी रहा करती थी। रमेश जी की बेटी का नाम था दिव्या। दिव्या पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी और रमेश जी भी दिव्या को बहुत ज्यादा पढ़ाना लिखाना चाहते थे। वे चाहते थे कि दिव्या 8 दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने, उनका और उनके पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करें। दिव्या भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी और वह उनका सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक करके बहुत ज्यादा मेहनत किया करती थी और हमेशा पढ़ाई में अपनी कक्षा में पहला स्थान हासिल करती थी। रमेश जी की आर्थिक स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी। वो पूरे दिन खेत में मजदूरी कर कुछ पैसा कमाकर लाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते। लेकिन उनका केवल एक ही सपना था कि उनकी बेटी एक दिन कोई बड़ी अफसर बने। इसीलिए वह जैसे तैसे कर्ज लेकर अपनी खेती बाड़ी बेचकर दिव्या के स्कूल की फीस भरा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दिव्या की 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आ जाती हैं। दिव्या 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं में भी पहला स्थान हासिल कर पूरे राज्य में अपने और अपने परिवार का नाम रोशन कर देती है। उसके बाद 1 साल और बीत जाता है और दिव्या अपनी 11वीं की परीक्षा भी पहले स्थान से निकाल लेती है। अब दिव्या की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली थीं। वर्ष 2025 में रमेश जी सोचते हैं कि 2025 की शुरुआत में कुंभ नगरी प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने वाला। ही रमेश जी बचपन से ही भगवान के अनन्य भक्त थे और वे हर बार कुंभ मेले शाही स्नान करने जरूर जाते थे। और इस बार दिव्या की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा थी, तो वह भी चाहते थे कि दिव्या को साथ ले जाया जाए और महाकुंभ में शाही स्नान का आनंद लिया जाए। रमेश जी कुंभ शुरू होने के कुछ दिन पहले ही प्रयागराज अपने परिवार के साथ पहुंच जाते हैं। रमेश जी देखते हैं कि प्रयागराज का माहौल पूरी तरीके से बदल गया है। अभी तो वहां पर महाकुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई है और लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होने लग गया है। लोग तैयारियों को देखने आए ही, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करने आए ही रमेश जी रविवार की रात अपने पूरे परिवार के साथ गंगा किनारे एक घाट पर बैठे थे। घाट के आसपास काफी ज्यादा भीड़ थी। तभी रमेश जी के परिवार के पास कुछ साधु आते हैं और उनसे दक्षिणा मांगने लगते हैं। रमेश जी उन साधुओं को कुछ पैसे दे देते हैं, लेकिन वे साधु कहते हैं, बेटा, हम बहुत दूर से महाकुंभ का हिस्सा बनने आए हैं। तुम इतने चंद रुपए दोगे तो इससे हमारा क्या होगा? कुछ बड़ी दक्षिणा दो। लेकिन रमेश जी उन साधु महाराज से माफी मांग लेते हैं कि बाबा मुझे क्षमा करिएगा, मेरी इतनी ही हैसियत है। तभी उनमें से एक बाबा की नजर रमेश जी के पास पड़े बैग पर चली जाती है। उस समय तो वे सभी साधु वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब रमेश जी अपने पूरे परिवार के साथ गंगा किनारे घाट पर बैठकर गंगा आरती का लाभ उठा रहे थे, इतने में ही एक साधु मौके का फायदा उठाकर उनका वह बैग चुरा लेता है। उस बैग में रमेश जी कई सालों की जमा पूंजी पड़ी थी, जो वह अपने परिवार को कुंभ मेला घुमाने के लिए लाए थे और साधु संतों का आशीर्वाद दिलवाने के लिए अपनी जमा पूंजी इकट्ठा कर पूरे परिवार को यहाँ लेकर आए थे। कुछ लोग उस बैग को चुरा लेते हैं, उसमें सारी जमा पूंजी चली जाती है। रमेश जी जब देखते हैं कि उस स्थान पर उनका बैग नहीं है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसी बैग में उनका मोबाइल, उनके कपड़े और उनकी सालों की जमा पूंजी पड़ी थी। पूरा परिवार बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। सभी के चेहरों की मुस्कान मानो एक पल में बिछड़ जाती है। अब रमेश जी के पास घर जाने को एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और अभी तो उन्हें उस रूम का किराया भी देना था जो उन्होंने भाड़े पर कुंभ नगरी प्रयागराज में ले रखा था। तभी रमेश जी और दिव्या सोचते हैं कि क्यों ना इसके बारे में पुलिस को बताया जाए और पुलिस की मदद ली जाए, ताकि पुलिस उन चोरों को पकड़ सके। तभी वे तीनों पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने जाते हैं, तो कुछ पुलिस वाले उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कहते हैं कि तुम में भी इतनी अक्ल, इतनी समझ तो होना चाहिए। हम चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि इतने भीड़ भाड़ भरे इलाके में अपना कीमती सामान लेकर मत आओ। अब महाकुंभ में लाखों करोड़ों साधु आते हैं, इनमें से आखिर कौन असली साधु है और कौन चोर है?
यह हम अब कैसे पता लगाएं? तुम्हारे उस बैग का अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनमें से एक पुलिस वाला काफी ईमानदार होता है। वह रमेश जी से कहता है कि यदि आपके पास अपने गांव जाने तक के भी पैसे नहीं हैं, तो मैं आपकी थोड़ी बहुत सहायता कर सकता हूं। वह पुलिस वाला रमेश जी को कुछ पैसे दे देता है ताकि वे शांति से गांव जा सके। लेकिन रमेश जी अभी शाही स्नान कर कर ही गांव जाना चाहते थे, क्योंकि वे अपनी बेटी को शाही स्नान करवाना चाहते थे और साधु संतों का आशीर्वाद दिलवाना चाहते थे, ताकि उनकी बेटी 12वीं बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान हासिल करें और आगे चलकर एक बड़ी अफसर बने। लेकिन वहां पर कोई भी पुलिस वाला रमेश जी की शिकायत दर्ज नहीं करता। रमेश जी अपना मायूस चेहरा लेकर वहीं पर बैठ जाते हैं। इतने में ही रमेश जी की नजर पड़ती है। सामने से एक लाल कलर की बत्ती जलते हुए गाड़ी आती है। उस गाड़ी में से एक डीएम मैडम उतरती है। डीएम मैडम को देखते ही जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं, सब दौड़े दौड़े उनके पास चले जाते हैं और उन्हें सैल्यूट करने लगते हैं। डीएम मैडम सभी पुलिस वालों को आदेश दे दी है कि कुंभ नगरी प्रयागराज में चोरी की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई हैं। उनके पास चोरी की काफी ज्यादा कंप्लेन आ रही है और खासकर गंगा किनारे घाटों पर कुछ लोग रूप बदलकर नकली साधु व नकली भिखारी बनकर बहुत ज्यादा चोरी कर रहे हैं। सभी पुलिस वाले कहते हैं, मैडम आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम बिल्कुल तैनात हैं और कोई चोरी की घटना नहीं होने देंगे। लेकिन रमेश दूर बेटा बेटा यह सब देख रहा था और सुन रहा था, लेकिन वह जानता था कि कोई भी पुलिस वाला डीएम मैडम को सच नहीं बताएगा। इसलिए रमेश खुद दौड़ा दौड़ा उनकी गाड़ी के पास चला जाता है। कुछ पुलिस वाले रमेश को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन रमेश डीएम मैडम को चिल्ला चिल्ला कर लगाता है और आखिरकार डीएम मैडम रमेश की पुकार सुन लेती है और उसे अपने पास बुलाकर पूछती है, क्या समस्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? तब रमेश डीएम मैडम को पूरा सच बताते हुए कहता है कि मैडम, मैं बहुत दूर गांव से अपने परिवार को महाकुंभ में स्नान कराने और संतों का आशीर्वाद दिलवाने लाया हूं। लेकिन मैं जब यहाँ गंगा किनारे घाट पर बैठा था, तभी को चोर साधु का रूप बनाकर मेरे पास भिक्षा मांगने आए और जैसे ही मेरा ध्यान भटका, तुरंत मौके का फायदा उठाकर वे लोग मेरा बैग उठाकर ले गए। उस बैग में मेरा मोबाइल, मेरे कपड़े और मेरी कई सालों की जमा पूंजी रखी हुई थी। कृपया करके मैडम मेरा वह बैग ढूंढ दीजिए, क्योंकि मुझे इस समय उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे पास अभी गांव जाने तक की भी पैसे नहीं हैं और मैं अपने परिवार को शाही स्नान करवाने के बाद ही गांव ले जाना चाहता हूं। डीएम मैडम रमेश जी को कहती है, देखिए इतनी करोड़ों की भीड़ में उन चोरों को अभी पकड़ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप चिंता मत करिए, आपके रहने और खाने पीने का मैं इंतजाम करवा दूंगी। आपकी रिटर्न टिकट का भी इंतजाम करवा दूंगी और जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ने का भी हम प्रयास करेंगे। वह डीएम मैडम रमेश जी को एक सरकारी कमरा दिलवा देती है, जिसमें रवीश जी अपने परिवार के साथ रुक जाते हैं। डीएम मैडम के पास चोरी की घटनाओं की कंप्लेन बढ़ती जा रही थी। अब डीएम मैडम सोच रही थी कि कुछ न कुछ करना पड़ेगा और इन चोरों को रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो महाकुंभ की शुरुआत भी नहीं हुई है और अभी से इन चोरों ने गरीब लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। तो कुंभ में तो करोड़ों की भीड़ आने वाली है, तब यह चोर क्या करेंगे? डीएम मैडम अपने कुछ अफसरों के साथ मिलकर एक बहुत अच्छी योजना तैयार करती है और अगले दिन डीएम मैडम अपने कुछ अफसरों के साथ अपना भेष बदलकर अपने मुंह पर एक बुरके के समान कपड़ा बांधकर गंगा किनारे उसी घाट पर बैठ जाती है जहां पर चोरी की सबसे ज्यादा घटनाएं हुआ करती थीं। साथ ही साथ वे अपने साथ कुछ अफसरों को भी लेकर आई थीं, जो सिविल ड्रेस में वहीं आसपास गंगा किनारे घाट पर बैठ जाते हैं। डीएम मैडम देखती है कि उनके आसपास कई सारे साधु हैं, जिनमें कुछ तो असली दिखाई दे रहे हैं और कुछ साधु शक्ल से ही लुटेरे लग रहे हैं। शक्ल से ही पता चल रहा है कि यह लोग नकली साधु है। वो यहाँ पर केवल लूटमार मचाने आए हैं, लेकिन डीएम मैडम उन सभी चोरों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वे अभी कोई एक्शन नहीं लेती। अभी वे चुपचाप बैठी रहती हैं। थोड़ा समय बीत जाता है और उसके बाद कुछ साधु डीएम मैडम के पास आते हैं और उनसे भिक्षा मांगने लगते हैं। डीएम मैडम अपने पर्स में से कुछ पैसे निकालकर उन साधुओं को दे में रही होती है, तभी उनका पर्स नीचे गिर जाता है और पर्स में से पैसों की कुछ गड्डियां बाहर आ जाती हैं। सभी साधुओं की नजर उन पैसों की गड्डियों पर पड़ जाती है। इतने में ही डीएम मैडम कुछ पैसे साधुओं को देती है। तब वे साधु कहते हैं, मैडम जी थोड़ा ज्यादा पैसा दे दीजिए, हम भी कुंभ मेले में बहुत दूर से आए हैं। लेकिन डीएम मैडम उन्हें कुछ ज्यादा पैसे नहीं देती और वहां से जाने को कह देती है।
इतने में ही जैसे जैसे समय बीतता जाता है, रात होती जाती है। डीएम मैडम जैसे ही गंगा किनारे की ओर अपनी नजर घुमाती है, मौका मिलते ही उनमें से एक साधु उनका बैग उठाकर वहां से निकल रहा होता है। डीएम मैडम यह सब घटना देख लेती है और उनके साथ आए अफसर इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लेते घाटे, लेकिन डीएम मैडम अभी रिपरे उन लोगों को पकड़ती नहीं है, क्योंकि डीएम मैडम देखना चाहती थी कि इनका अड्डा क्या है और आखिरकार इन चोरों का मकसद केवल चोरी करना है या कुछ और है। डीएम मैडम अपने अफसरों के साथ चुपके उन साधुओं का पीछा करने लगती है और देखती है कि आखिर यह साधु बेग चुराकर कहां जा रही है। वे साधु धीरे धीरे भीड़ भाड़ के इलाके को पार करते हुए भागते हुए एक सुनसान इलाके में जाते हैं, जहां पर एक पुराना सा घर बना होता है। डीएम मैडम और उनके सभी अफसर साथी भी उन साधुओं के पीछे पीछे उस पुराने घर के बाहर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे चारों साधु घर में एंट्री लेते हैं, डीएम मैडम बाहर खिड़की में से देखती है, तब उन्हें पता चलता है कि वे चारों साधु कोई असली साधु नहीं हैं, बल्कि वे चारों एक छोर हैं जो कि नकली दाढ़ी मुझ लगाकर और नकली साधु बनकर कुंभ मेले में आए गरीबों को लूटने का काम करते हैं। उन पर नजर रखते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, उनके सामानों पर हाथ साफ कर देते हैं। साथ ही साथ वहां एक कमरे में कुछ बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। तभी उनमें से एक साधु उस कमरे का दरवाजा खुलता है। तब डीएम मैडम बाहर खड़ी खड़ी देखती है कि उन साधुओं ने कुछ बच्चों को जबरदस्ती किडनैप कर रखा था, क्योंकि वे इस महाकुंभ में उन बच्चों से भीख मंगवाना चाहते थे। इतना सब होता देख डीएम मैडम तुरंत एक्शन में आ जाती है और अपने अफसरों के साथ उस घर का दरवाजा तोड़कर उन सभी चोरों को हाथ पकड़ लेती है। तब पूरी सच्ची घटना डीएम मैडम के सामने आती है और उन्हें पता चलता है कि यह चोर कई सालों से ऐसी अलग अलग धार्मिक जगहों पर जाकर रूप बदलकर लोगों को लूटने का प्रयास करते हैं। और इस बार जब इन चोरों को पता चला कि प्रयागराज में महाकुंभ लगने जा रहा है और इस कुंभ मेले में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, तो वे इस बार कुछ बच्चों को अपहरण कर यहाँ कुंभ मेले में ले आए। उनका प्लान यही था कि इन बच्चों को डरा धमकाकर इन बच्चों से भी भीख मंगाई जाए और खुद भी वे गरीब लोगों को लूट ही रहे थे। यानी कि दोस्तों, यह जो छोटी मोटी चोरी वे चोर रूप बदलकर कर रहे थे, इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा प्लान था। वो एक बहुत बड़ी गेम चला रहे थे, जो कि अलग अलग शहरों से छोटे बच्चों को किडनैप कर कुंभ नगरी में भेज रहे थे, ताकि वहां पर उन बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगाई जाए। डीएम मैडम इन चोरों का रंगे हाथ पर्दाफाश देती है और इनकी पूरी गेंद को पकड़कर सलाखों के पीछे डलवा देती है। क्योंकि डीएम मैडम के पास पुख्ता सबूत थे, इसीलिए इन चोरों को उम्र कैद की भी सजा हो जाती है। साथ ही साथ जिन बच्चों का अभी तक अपहरण इन चोरों ने करा था, डीएम मैडम उनके माता पिता का पता लगाकर उन बच्चों को सही सलामत अपने घर पहुंचा देती है। और उन चोरों ने अभी तक कुंभ नगरी में जितने भी गरीबों को लूटा था, जितने भी लोगों को ठगा था, उन सभी का पैसा, उन सभी का सामान डीएम मैडम जब्त कर उन सभी के मालियों तक पहुंचा देती है। रमेश जी को भी अपना पर्स मिल चुका था और उस पर्स में उनका वो सारा सामान था जो वो अपने साथ लेकर आए थे। रमेश जी अपना सारा सामान पाकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ शाही स्नान का आनंद लिया, साधु संतों का आशीर्वाद दिया और अगले ही दिन ट्रेन की टिकट लेकर अपने गांव लौटकर चले गए। दोस्तों, एम मैडम की इस हिम्मत, उनके ही इस जज्बे और इस साथ हौसले को हमारा सलाम है। दोस्तों, आपको रमेश जी के यह घटना और डीएम मैडम का यह हौसला कैसा लगा? आप नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।